हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ आपके पास एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेके। तो लास्ट क्लास में 4 क्वेश्चन तो हो गए थे, लेकिन 5वां क्वेश्चन नहीं हो पाया था। तो चलो 5वें से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये था कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए थे, उनका जस्ट आंसर देना था। तो मैंने बता दिया था, उसमें सिर्फ कंपैरिजन बताना था। कोई लार्ज है या स्मॉल है अपन डायरेक्टली नहीं बता सकते, उसके लिए क्या होना चाहिए, अपने को कंपैरिजन करना पड़ेगा। कोई चीज़ छोटी है तो किससे छोटी है, कोई चीज़ बड़ी है तो किससे बड़ी है। यू विल हैव टू हैव ए रेफरेंस, विदाउट रेफरेंस यू कैन नॉट डिफाइन लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अबाउट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो 2.6 क्वेश्चन नंबर 2.6 क्या कहता है, अ वर्नियर कैलिपर विद 20 डिवीजन ऑन द स्लाइडिंग स्केल। और सेकंड है इसमें स्क्रू गेज, थर्ड है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इन तीनों में से आपसे पूछा है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा है। तो इसलिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है, वो बेसिक्स मैंने क्लियर कर दिए थे आपके। अब मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इन तीनों में से कौन सा है। तो फर्स्ट है अपना वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स प्रिसीजन के लिए अपन क्या देखेंगे, मिनिमम कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम क्वांटिटी कितनी मेजर कर सकता है, वो इसका लीस्ट काउंट होता है, और वो ही अपने को निकालना है, क्योंकि लीस्ट काउंट ही बताएगा कि मिनिमम मेजरमेंट कितना हो सकता है, और वो ही बताएगा कि कितना प्रिसाइज है कोई इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो निकालता हूँ मैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जो होता है बच्चों, वो होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। ये लीस्ट काउंट होता है किसका, वर्नियर कैलिपर्स का। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन यदि मैं कॉमन ले भी लूँ यहाँ से, तो 1 माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन अपॉन मेन स्केल डिवीजन, ये लीस्ट काउंट आ जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट। डाउट होगा तो तुम मुझे बता भी नहीं पाओगे, कमेंट कर पाओगे, तो वही कर देना चुपचाप। ठीक है, तो यहाँ से ये अपनी लिस्ट काउंट निकालें। अब इसने दे रखा है कि जो वर्नियर कैलिपर है उसमें स्लाइडिंग स्केल पर 20 डिवीजन्स है, 20 डिवीजन्स है। स्लाइडिंग स्केल मतलब वर्नियर स्केल, इस केस में स्लाइडिंग स्केल मतलब वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन इक्वल टू होंगे। देखो इसने अब क्लियर कट ये नहीं डिफाइन कर रखा कि मेन स्केल के कितने डिवीजन वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन के इक्वल है। यही ब्यूटी है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की यही ब्यूटी है क्या, कि वो आपको सोचना सिखाएगी, आपको सोचना। ये क्वेश्चन यदि नीट में आता, जेई में आता, तो इनवैलिड क्वेश्चन है बच्चों। नीट और जेई में ये ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। नीट और जेई का एम क्या है, वो आपसे एप्लीकेशन पूछते हैं, मतलब आपने जो भी पढ़ा है उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये एम होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। लेकिन एनसीईआरटी का एम क्या है, एम क्लियर होना चाहिए बच्चों। एम इसका है सिखाना, टू नो, जानना इसका एम है एनसीईआरटी का। ठीक है, क्योंकि साइंस का मतलब ही होता है टू नो। तो एनसीईआरटी आपको वही सिखा रही है कि जानोगे कैसे, जानोगे तब जब आप सोचोगे। सर सोचने के लिए तो कुछ दिमाग जैसा कुछ चाहिए होता है, वो तो हमारे पास है नहीं। हाँ, वो तो नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी सोचना तो पड़ेगा ही। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू हो सकते हैं 19 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल हो। ठीक है, क्योंकि वर्नियर स्केल के डिवीजन छोटे होते हैं एज कंपेयर टू मेन स्केल डिवीजन। यदि कोई चीज़ छोटी होगी तो उतनी ही जगह में ज़्यादा आ पाएगी। जैसे एक डिब्बा है बच्चों, एक डब्बा है, इसके अंदर मैं बॉल भरूँ, ठीक है, बॉल रख देता हूँ इसके अंदर, तो बॉल कितनी आ पाएंगी। और इसके अंदर फिर मैं चीनी डाल दूँ, तो चीनी के दाने यानी शुगर के जो छोटे छोटे ग्रेन्स होंगे वो ज़्यादा आ पाएंगे ना, बॉल कम आ पाएंगी, क्योंकि चीनी छोटी थी तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा दाने उसके आ पा रहे थे। सेम यहाँ पर है, यदि वर्नियर स्केल छोटा है तो मतलब उसके ज़्यादा डिवीजन्स आ पाएंगे एज कंपेयर टू मेन स्केल। तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन, ऐसा मैंने कंसीडर किया। इसने तो सिर्फ इतना बताया कि जो वर्नियर स्केल है उसमें 20 डिवीजन है, तो मैं मान रहा हूँ कि वो मेन स्केल के 19 के इक्वल होगा। या फिर 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 18 मेन स्केल डिवीजन, ऐसा भी हो सकता है। या फिर 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 17 वर्नियर स्केल डिवीजन, ऐसा मतलब कुछ वेरी कर करके, मतलब मान लेता हूँ कि ये मैक्सिमम जो वेरिएशन आएगा वो 15 तक, 16 तक, या फिर कम से कम भी गए तो 10 तक आ जाएगा। उससे बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो सकती डिवीज़न। ये थोड़ा सोचने वाली बात है,
बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो सकते, मतलब कंपेयर करेंगे तो 20 19 के इक्वल हो सकते हैं, 18 के इक्वल, 17 के, 16 के, 15 के, 12 के, ऐसे कर करके 10 तक हो सकते हैं। तो मैं निकाल लेता हूँ किसी भी एक वैल्यू के लिए, तो मैं इसका लीस्ट काउंट निकालूंगा तो 1 मेन स्केल डिवीजन। अब ये आपको पता होना चाहिए बच्चों कि मेन स्केल डिवीजन जो वर्नियर स्केल का जनरली कितना होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको दे तो नहीं रखा कि 0.1 mm या 0.1 सेंटीमीटर नहीं दे रखा ना, मतलब आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको यही सिखाने के लिए कि जो वर्नियर स्केल जो जनरली यूज करते हैं उसका जो मेन स्केल डिवीजन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती, मतलब लीस्ट काउंट आपको ये कैलकुलेट करना है। तो जनरली होती है 0.1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं मानता हूँ जनरल जो यूज कर रहे हैं वो अपने उसके 0.1 सेंटीमीटर मेन स्केल डिवीजन के दो डिवीजन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर, और वो ही एक मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं मान लेता हूँ 19 20 के इक्वल है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा 0.1 1/20 0.5, ठीक है। तो 0.005 ये क्या हो जाएगा, इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ चुके हो आप, ये इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। या फिर हो सकता था कि मैंने क्या बताया था कि ये इसका मेन स्केल डिवीजन तो इतना ही होता और इसमें ऐसा हो जाता कि 18/20 ये केस बन जाता, या फिर 17/20 ये केस बन जाता, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आती है वो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 2/20 आ जाती, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू आ जाती तो ये आ जाती 3/20। अच्छा, आप क्या देखते जा रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर 0.1/20 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पर 0.1/20 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पर 0.1/20 मल्टीप्लाइड बाई 3। यदि ये मैं 19 से 18, 18 से 17 ज़्यादा जा रहा हूँ तो लीस्ट काउंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है बच्चों। तो मतलब सबसे अच्छा केस अपना यही वाला बन रहा है जहाँ पर लीस्ट काउंट की वैल्यू सबसे कम आएगी, क्योंकि आगे मैं जैसे जैसे जाता जा रहा हूँ लीस्ट काउंट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे लीस्ट काउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी प्रिसीजन कम होता जाएगा। प्रिसीजन का मतलब ही होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, यही उसका प्रिसीजन होता है। लेकिन मैं जैसे जैसे ये वैल्यू कम करता जा रहा हूँ तो देखो यहाँ पे प्रिसीजन क्या होता जा रहा है, प्रिसीजन कम होता जा रहा है, क्योंकि लीस्ट काउंट बढ़ता जा रहा है। लीस्ट काउंट जितना कम होगा प्रिसीजन उतना ज़्यादा होगा। तो ये बात आप समझ गए, इसीलिए मैंने सबसे बेस्ट केस ये वाला केस है अपन मानेंगे। आप इनमें से भी कोई भी केस मानोगे तो मैं कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूँ, ये बाकी वैल्यू पुट भी कर दोगे आप तो लीस्ट काउंट की वैल्यू बढ़ रही है, वो अपने को नहीं चाहिए। अपने को तो क्या चाहिए, जो मैक्सिमम अपनी एक्यूरेसी मैक्सिमम प्रिसीजन हो सकता है वो चाहिए। मैक्सिमम प्रिसीजन मतलब मिनिमम लीस्ट काउंट चाहिए, तो मिनिमम लीस्ट काउंट इस केस में आ रहा है। आप समझ गए बच्चों। दूसरा केस आप ये मान सकते हो कि ये 0.1 सेंटीमीटर ना होगे, इससे कोई छोटी वैल्यू भी हो सकती है, उससे कोई छोटी वैल्यू भी हो सकती है मेन स्केल के दो डिवीजन के बीच की। बट जनरली जो यूज़ किया जाता है वर्नियर कैलिपर उसमें ये होती है, तो इसके हिसाब से ये इसका लीस्ट काउंट आ गया। आपको कोई डाउट तो नहीं? नो डाउट। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो यहाँ से वैल्यू आई इसकी लीस्ट काउंट, ठीक है, 0.005 सेंटीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट होगा, ठीक है। Now we'll take next part which is screw gauge. Screw gauge of pitch 1 mm and 100 division on the circular scale. आप बात को समझने की कोशिश करना कि देखो इसकी जो पिच दे रखी है अपने को, पिच दे रखी है बच्चों 1 mm एंड जो सर्कुलर स्केल डिवीज़न है वो है 100। इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते थे? इसका लिस्ट काउंट होता था बच्चों पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीज़न। पिच की वैल्यू 1 mm, लेकिन 1 क्या mm, मतलब 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 mm इक्वल टू होता है बच्चों 1 सेंटीमीटर के। 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बात समझ रहे, तो 1 mm 0.1 सेंटीमीटर। सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 है यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.001 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को कंपेयर करो बच्चों, ये वैल्यू छोटी आ रही है बच्चों, ये वैल्यू कम आ रही है। समझ रहे हो आप, मतलब इसका जो प्रिसीजन है स्क्रू गेज का वो ज़्यादा है। एक्चुअली में होना भी चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले जो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट में जो पहले आया था वो था वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स जब था तो स्क्रू गेज लाने की ज़रूरत क्या थी, ताकि
इस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन और बढ़ाया जा सके और छोटी वैल्यूज़ अपन मेज़र कर पाएँ, ये इसका एम था। मतलब जनरली जो स्क्रू गेज होता है उसका लीस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर से उससे कम होता है और यहाँ पर आ भी रहा है तो अच्छी बात है। मतलब आप अब इन दोनों में यदि मैं कंपेयर करूँ तो किसका प्रिसीजन ज़्यादा है? तो प्रिसीजन ज़्यादा है बच्चों स्क्रू गेज का। कौन से गेज का? स्क्रू गेज का। नाउ विल टेक थर्ड पार्ट बोल रहा है आपको यूज करना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन ए वेवलेंथ ऑफ लाइट। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पर। तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, उससे मेजर करने की बातें करने लग गए अभी। और वो मेजर कितना कर सकता है? मिनिमम जो लाइट की विजिबल लाइट की वेवलेंथ है उसके इक्वल। और विजिबल लाइट की वेवलेंथ की जो रेंज होती है बच्चों वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होती है। मतलब ये मिनिमम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कितना मेजर कर सकता है? मिनिमम 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में वैल्यू मेजर कर सकता है। 400 नैनोमीटर का मतलब हुआ, नैनो मतलब 10⁻⁻⁹। तो ये 10⁻⁻⁹ मीटर ये हो गया। मैं इसको सेंटीमीटर में चाहता हूँ तो सेंटीमीटर में चाह लेता हूँ, कोई बात नहीं, चाहने में तो कोई बुराई नहीं है बच्चों। ये देखो मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपके 10⁻⁴ और ये सेंटीमीटर 4 × 10⁻³ सेंटीमीटर। तो 10⁻³ का मतलब हुआ 0.0004 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.0004 ये वैल्यू आएगी आपकी। और 700 के लिए जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी? 0.007 सेंटीमीटर ये आनी चाहिए, यही आएगी। ठीक है, नैनो का मतलब आप समझ गए, 10⁻⁹। और यहाँ से जो वैल्यू आपने निकाली 400 × 10⁻⁹ होगा यहाँ पर। ये 10⁻² है तब तक 9 ही रहेगा और ये 10⁻⁹ हो जाएगा इधर। तो इधर से जो वैल्यू 10⁻⁵ आएगी तो ये वैल्यू इधर से 1 2 3 4 ये वैल्यू देखो 1 2 3 4 ये पॉइंट देखो 0.0004 0.0004 इसका मतलब ये वैल्यू इससे भी कम आ रही है। तो इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज हुआ? जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है वही सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। और इन तीनों में से सबसे कम लीस्ट काउंट आ रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो तीनों में से कंपेयर करके बता दोगे कि लीस्ट काउंट सबसे कम किसका है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। और सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा है? यही है बच्चों, यही। तो बात समझ में आ गया। आप तीनों का कंपैरिजन हो गया, अब आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हो, सर ये क्वेश्चन मुझे नीट लेवल का नहीं लग रहा, सर ये क्वेश्चन मुझे जेई लेवल का नहीं लग रहा, सर ये क्वेश्चन मुझे जेई एडवांस लेवल का नहीं लग रहा। हाँ बच्चों, बिल्कुल उस लेवल का नहीं है, ये उस लेवल से ऊपर का क्वेश्चन है, ये उस लेवल से ऊपर का क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये आपको सोचना सिखा रहा है, ये एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है। जेई एडवांस ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाता है जिसमें आपको एप्लीकेशन के साथ साथ बेसिक्स मिलते हैं। लेकिन नीट का पेपर, जेई का पेपर, उसमें आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन मिलेंगे। मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन का मतलब आपको चीज़ें पता है, सिर्फ अप्लाई करना है कि आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जिसमें आप डायरेक्ट जो चीज़ आपको पता है उनको अप्लाई करना है। लेकिन एनसीईआरटी के जो पीसी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, वो सोचना सिखाते हैं। उसके लिए आपके पास भेजा होना चाहिए, बिना फ्राई किया हुआ। तुम्हारा फ्राई किया हुआ है तो नहीं चल पाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट मेजर्स द थिक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन तो करा रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी खोल के बैठ जाना। एनसीईआरटी की पीछे की एक्सरसाइज चल रही है ये, और इसको खोल के बैठ जाना, बिना उसके कैसे कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2.7 अ स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ ह्यूमन एयर व्हाइल लुकिंग एट इट थ्रू ए माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्नीफिकेशन 100। एक स्टूडेंट है आपकी तरह, प्यारा प्यारा बच्चा है, जो कि हेयर की थिकनेस मेज़र करने की कोशिश कर रहा है। किसका यूज़ करके? माइक्रोस्कोप का यूज़ करके। और माइक्रोस्कोप ऐसा है कि उसका मैग्नीफिकेशन 100 है। 100 मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या हुआ? यदि कोई लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो वो उसको 100 टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखाएगा। मतलब
यदि कोई लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो कितना करके दिखाएगा 100 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो आप। यदि मैग्नीफिकेशन 100 का मतलब क्या होता है, 100 मैग्नीफिकेशन का मतलब, मैग्नीफिकेशन का ही मतलब क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, मैग्नीफाइड वैल्यू, मैग्नीफाइड वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू, मैग्नीफाइड वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू। यदि किसी का मैग्नीफिकेशन 100 है और एक्चुअल जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, तो नीचे रखोगे 2 सेंटीमीटर, तो आपको मैग्नीफाइड लेंथ कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 200। आप बात को समझ पा रहे हो, आप बात को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, बात को पचा पा रहे हो, बात को ग्रहण कर पा रहे हो, बात को ले पा रहे हो, बात को समझ पा रहे हो, समझनी ही पड़ेगी बात तो तुम्हें। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब आपको समझ आया फिलहाल। मैग्नीफाइड वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितनी है तो उससे आपको पता चल जाएगा मैग्नीफाइड वैल्यू कितनी आएगी। यदि आपको मैग्नीफिकेशन पता है, किसी चीज़ का मैग्नीफिकेशन 100 है मतलब वो छोटी एक चीज़ है 10 सेंटीमीटर की, तो वो 100 टाइम्स करके दिखाएगा उसको, मतलब 10 सेंटीमीटर को कितना दिखाएगा 1000 सेंटीमीटर। बात समझ गए। अब देखो ये क्या बोल रहा है 100, ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंड दैट द एवरेज विड्थ ऑफ हेयर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप इज 3.5 mm। इसने बच्चे ने, प्यारे बच्चे ने क्या किए, 20 ऑब्जर्वेशन लिए, मतलब 20 बार रीडिंग ली, और 20 बार रीडिंग लेने के बाद जो हेयर की थिकनेस आई माइक्रोस्कोप में देखने के बाद, समझ रहे हो, माइक्रोस्कोप में देखने के बाद इसको दिखा कि 3.5 mm विड्थ है उस हेयर की। हेयर इसने तोड़ लिया किसी का और माइक्रोस्कोप में देख रहा है, और माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उसको पता चला अच्छा इसकी विड्थ तो, इसकी थिकनेस तो 3.5 mm, मतलब माइक्रोस्कोप में देख रहा है, मतलब कैसी वैल्यू देख रहा है, मैग्नीफाइड वैल्यू देख रहा है। मैग्नीफाइड वैल्यू 3.5 mm कौन सी वैल्यू इसकी, मैग्नीफाइड, क्योंकि माइक्रोस्कोप में देख रहा है ना यार, तो माइक्रोस्कोप में कैसी वैल्यू देखेगी, मैग्नीफाइड वैल्यू, तो उसकी मैग्नीफाइड वैल्यू आ रही थी 3.5 mm और उसका मैग्नीफिकेशन है 100, इसने बता रखा है। तो क्या आप इसकी एक्चुअल थिकनेस निकाल सकते हो, क्या बच्चों आप इसकी एक्चुअल थिकनेस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। एक्चुअल थिकनेस की वैल्यू जो आएगी, एक्चुअल थिकनेस इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁻2 mm। ये मैं इधर ले गया 10⁻⁻2 हो जाएगा ऊपर जाके, तो 3.5 इंटू 10⁻⁻2 mm। ये क्वेश्चन आपको ये सिखाने के लिए था कि जो मैग्नीफिकेशन होता है बच्चों, जो मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है, उसको कैसे लिख सकते हो, रेशो क्या होता है, ये आपने क्लास 9th और 10th में भी पढ़ा होगा जब आपने ऑप्टिक्स पढ़ी थी। सर ये क्या होती है, ये तो सब धुआं धुआं हो गया सर, ये कुछ नहीं बचा सर, ये 10th के साथ जल के राख हो गया। अब तो आपको 11th में द्वारा बिल्कुल पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन आपको 9th 10th में पढ़ाया गया था ये ऑप्टिक्स। याद करो उन दिनों को, वो सुहाने पल जब आप ऑप्टिक्स के बारे में सब कुछ जानते थे, वहाँ पर आपको वो ये मैग्नीफिकेशन भी पता हुआ करता था। लेकिन क्या करें, सुहाने पलों की यादें ही रह जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। कोई बात नहीं, वापस पढ़ाएंगे आपको ऑप्टिक्स के अंदर। ये अभी आपको फिलहाल ये क्वेश्चन समझ आया। मैग्नीफिकेशन जो होता है, मैग्नीफाइड वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू का रेशियो होता है। इसने बोल दिया, अच्छा इसने कितने ऑब्जर्वेशन लिए, 20 ऑब्जर्वेशन। क्यों, एक ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चल रहा था, नहीं चलेगा बच्चों। एक ऑब्जर्वेशन में गलतियों की संभावना ज़्यादा होती है, तो जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लोगे फिर उनका एवरेज लोगे तो वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज़्यादा करीब आएगी। समझ रहे हो, इसीलिए इसने 20 ऑब्जर्वेशन लिए। ये एक ऑब्जर्वेशन में भी काम चला सकता था, एक ऑब्जर्वेशन लेता और बता देता कि इसकी थिकनेस 3.7 या 3 कुछ भी गलत ही बताता ना, 3.5, तो इसने 20 ऑब्जर्वेशन के बाद बताइए। 20 ऑब्जर्वेशन मतलब जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लोगे वैल्यू उतनी ज़्यादा एक्यूरेट हो पाएगी। क्यों एक्यूरेट हो पाएगी मैं बता देता हूँ। जैसे कि वैल्यू कोई है बच्चों, एक्चुअली में कोई वैल्यू, जैसे इसने 3.5 निकाल ली, तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई वैल्यू जैसे 3.5 है, ठीक है, आपने सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन लिए, एक वैल्यू आ गई 3.6, एक वैल्यू आ गई 3.7, काम खत्म। आप इनका एवरेज निकाल लोगे तो 3.6 और 3.7 के 3.65 इसका आंसर आ गया मान, ठीक है, एवरेज निकाल के, मतलब ये ट्रू वैल्यू के दूर है ना 3.65। अब आपने ले लिए 7 ऑब्जर्वेशन, एक 3.6 आया, 3.7 आया, 3.4 आ गया, 3.3 आ गया, 3.2 आ गया,
और 1 2 3 4 5 और 3.1 3.3 ऐसे करके ऑब्जर्वेशन आए आपके 7। अब आप जब इसका एवरेज लोगे तो कुछ वैल्यू 3.5 से कम है, कुछ वैल्यू 3.5 से ज़्यादा है। एवरेज लेने पे वो 3.5 के करीब ज़्यादा पहुँचेगा। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें आंसर क्वेश्चन अच्छे से सिखा दूंगा, ध्यान रखना। तो ये चीज़ आपको समझ आई कि ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेने का क्या फ़ायदा होता है। इसने 20 ऑब्जर्वेशन लिखा है तो कुछ सोच के, कुछ समझ के ही लिखा होगा, जो तुम नहीं करते हो, ये काम नहीं करते हो, सोचने समझने का काम छोड़ रखा है तुमने। किसको दे रखा है वो? कोई किराए पे बंदा हायर कर रखा है क्या? वो तुम्हारे बिहाफ पे सोचता समझता है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है बच्चों, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा कर भी मत देना, आप सोचना आपको खुद ही पड़ेगा। यदि आप खुद नहीं सोच रहे हो तो बच्चों साइंस को छोड़ के फटाफट भाग जाओ, फटाफट निकल लो पतली गली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल 2.8। आंसर द फॉलोइंग। यू आर गिवन ए थ्रेड एंड ए मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ थ्रेड। आपको एक पतला सा धागा दिया है, ये मोह मोह के धागे, ये मोह के धागे आपको दे दिए। मैं मान लेता हूँ ये मेरा वायर है इसका माइक का, उसको मैं मान लेता हूँ एक धागा है। ये धागा है बच्चों, ये क्या है? ये धागा है लेकिन घर से भागा है। ये धागा है पूरा पर घर से भागा हुआ है। देखो ये धागा देख लिया आपने। अब ये चाह रहा है भैया, आपने इसको इसने आपको एक मीटर स्केल भी दे दिया और एक धागा दे दिया, पूछ लिया इसका डायामीटर निकालो बेटा इसका डायमीटर निकालो, मतलब ये पतली सी डायमीटर निकालनी है इसकी। तो डायमीटर निकालने का आपके पास एक तरीका है, आप स्क्रू गेज का यूज़ कर लो। वो तो छोटी छोटी चीज़ें मेजर कर लेता है, छोटी छोटी चीज़ों से आंसर निकाल देता है, छोटी छोटी चीज़ों की भी डायमीटर निकाल देता है। आपने जो क्वेश्चन किया था क्लास में उसमें वायर का डायमीटर ही निकाला था उसने। लेकिन बच्चों ध्यान रहे आपको, इसने पहले बोल दिया कि आपके पास एक मीटर स्केल है, तो आप स्क्रू गेज का यूज़ नहीं करोगे, आपको मीटर स्केल यूज़ करना है। मीटर स्केल मतलब मान लो जैसा आपका नॉर्मल स्केल होता है ना, वैसा ही कुछ स्केल है। मैं मान लेता हूँ ये रहा वो मीटर स्केल, जो नॉर्मल स्केल होता है वैसा है, मतलब वैसा ही स्केल है। बस मीटर स्केल मतलब उसकी जो लेंथ है 1 मीटर तक है, 1 मीटर लेंथ है। तो आपने क्या किया, आपने इसका डायमीटर निकालना है बच्चों, इसका डायमीटर। तो एक तरीका तो ये है, एक डायमीटर इसका वायर का निकालना है, तो इसके जो 2 डिवीजन है उनके बीच में इसको रख दो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका डायमीटर कितना है। लेकिन उसमें गलतियों की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो एक तो इसका सबसे ऊपर वाला सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है, तो पूरा डायमीटर नहीं बता पाएगा, ये नहीं बता पाएगा ना, क्योंकि देखो ऊपर वाला सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है। लेकिन डायमीटर क्या होता है, किसी भी सर्किल में यदि डायमीटर आपको चाहिए तो क्या आप उसकी पेरीफेरी ऊपर से देख के डायमीटर निकाल सकते हो? नहीं, आपको एकदम बीच में जाना पड़ेगा, और बीच में जो सबसे मैक्सिमम लेंथ है वही डायमीटर होता है। तो एक तो गलती ये हो जाएगी। दूसरी गलती, उसके डिविजन्स के बीच में ये आएगा या नहीं आएगा बच्चों। उसके डिवीजन तो छोटे होंगे जिसमें ये वायर हो सकता है फिट ही नहीं हो पाए, मतलब हो सकता है कि एक डिवीजन के बीच में जो डिस्टेंस है उससे कम डायमीटर हो इसको, तो कैसे मेजर करोगे? इसलिए आपने एक तरीका निकाला, बड़ा सुंदर तरीका है, बड़ा प्यार। एक मीटर स्केल में इसको लपेटते जाओ। लपेटना ऐसे है जैसे कोई फेंकने के बाद आपको लपेटते हो ना, जो कोई फेंकता है लंबी लंबी, तो आप जैसे लपेटते हो ना ऐसे ही इसको लपेटना है। देखो मतलब बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए भैया, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए इन दोनों के बीच में। डायमीटर निकालना है तो इनके बीच में गैप 0 कर दो और इसको ऐसे लपेटते जाओ, लपेट दिया, ये गैप तो बहुत हो गया, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए। तो 1 मीटर तक लपेट दो, 1 मीटर तक लपेट दिया। अब देखो 1 मीटर तक आपने लपेट दिया, बात सही है। 1 मीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लपेटिंग, कितनी बार लपेटा, नंबर ऑफ लपेटिंग, मतलब मैं मान लेता हूँ मीटर स्केल है, मतलब लेंथ कितनी है उसकी 1 मीटर। तो 1 मीटर थ्रेड लपेटो और आपने n टाइम्स लपेटी हो, n टाइम्स, तो डिवाइडेड बाय n कर दोगे तो क्या इसका डायमीटर आ जाएगा? बात पर समझो। मैं इस पे इसको लपेट रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको इस पे लपेट दिया और इसकी लेंथ मान लो ये 1 मीटर है। ये कितना है? 1 मीटर। और 1 मीटर पे पूरा लपेट दिया, जिनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं है। और मैंने n टाइम्स लपेटा, n को मान लेता हूँ अभी 100 है। इसकी जो थ्रेड जो वैल्यू आई मतलब लपेटने की वो 100 आई, मतलब एक लेयर ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, ऐसी 100 वैल्यू आई। तो 1/100.01 मीटर, क्या इसका डायमीटर हो जाएगा?
क्या इसका डायमीटर ये हो जाएगा ना। बात समझ गए आप? क्लियर कट आंसर मिल गया इसका। इजी था, इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ स्क्रू गेज हैज ए पिच ऑफ 1 mm एंड 200 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। एक स्क्रू गेज है जिसकी पिच कितनी है 1 mm, 1 mm एंड सर्कुलर स्केल डिवीजन है इसमें 200। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज आर्बिट्रेरियली बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल? क्या पूछ रहा है ये? बड़ी बातें पूछ रहा है, बड़ी। ये पूछ रहा है क्या आप सोचते हो कि इसकी एक्यूरेसी आप ऐसा सोचते हो कि इसकी एक्यूरेसी सर्कुलर स्केल के डिवीज़न है उनको बढ़ाई जा सकती है? नंबर एक बात तो पहले मैं ये करूँगा, इसमें टर्म यूज़ करी, इसने वर्ड यूज़ किया है एक्यूरेसी यूज़ किया है। थोड़ा दिमाग पे डालो जोर, क्या ये एक्यूरेसी यूज़ कर सकता है यहाँ पर? मैंने क्या बताया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होता है। एक्यूरेसी तो रीडिंग्स की होती है कि रीडिंग कितनी एक्यूरेट है। कब बोलेंगे आप उसको एक्यूरेट? जब वो एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब होगी। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कैसे? ध्यान से पढ़ो, एक और बार पढ़ो। इसने पूछा है एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज। किसकी एक्यूरेसी? स्क्रू गेज की एक्यूरेसी। और स्क्रू गेज कब ज़्यादा एक्यूरेट होगा? जब वो ज़्यादा छोटी वैल्यू मेज़र कर पाएगा। इसने रीडिंग की एक्यूरेसी की बात नहीं करी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर इसको बोलना चाहिए कि प्रिसाइज, इसका प्रिसीजन चेक करो आप, ज़्यादा प्रिसाइज है आपका, इसका प्रिसीजन बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते। लेकिन यहाँ पे इसने वर्ड किया एक्यूरेसी ऑफ व्हाट? एक्यूरेसी ऑफ स्क्रू गेज। और स्क्रू गेज कब ज़्यादा एक्यूरेट होगा? जब वो ज़्यादा छोटी वैल्यू मेज़र कर पाएगा, मतलब उसका लीस्ट काउंट कम होगा। जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट वो होगा। तो लीस्ट काउंट होता है बच्चों पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीज़न। तो पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीज़न। अब ये बोल रहा है यदि मैं सर्कुलर स्केल डिवीज़न इंक्रीज करता जाऊँ तो क्या इसका प्रिसीजन, मतलब इस स्क्रू गेज की एक्यूरेसी का मतलब उसका प्रिसीजन, तो क्या एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी? ये पूछ रहा है आपसे। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। इस फॉर्मूले को देख के समझ में आ रहा है, यदि आप CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन बढ़ा दोगे, 200 से 250 कर दोगे तो लीस्ट काउंट कम हो जाएगा। यदि ये वैल्यू यदि इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू कम होगी, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ज़्यादा तो ये कम। यदि सर्कुलर स्केल डिवीजन बढ़ा दिए तो लीस्ट काउंट कम हो जाएगा। मतलब ज़्यादा छोटी वैल्यू मेजर कर पाएगा, इसका मतलब वो ज़्यादा प्रिसाइज है। मतलब स्क्रू गेज ज़्यादा एक्यूरेट है। बिल्कुल थ्योरेटिकली ये बात सही है कि यदि CSD की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपका लीस्ट काउंट कम हो जाएगा, मतलब उसका प्रिसीजन बढ़ जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? यस, थ्योरेटिकली इफ वी इंक्रीज द सर्कुलर स्केल डिवीजन देन द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज विल डिक्रीज। दैट इज मीन दैट एक्यूरेसी ऑफ स्क्रू गेज इज इंक्रीजिंग। बात सही है थ्योरेटिकली। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा? जैसे आप सर्कुलर स्केल डिवीजन बढ़ाओगे, 200 की जगह आपने 300 कर दिए। अब छोटे छोटे डिवीज़न हैं तो आँखों में देखने में दिक्कत आएगी। मैंने जब आपको एरर्स पढ़ाई थी तो बहुत टाइप की एरर पढ़ाई थी, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर के अंडर। तो सिस्टमेटिक एरर थी, कुछ रैंडम एरर थी। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ, यदि सर्कुलर स्केल के डिवीज़न पास हैं तो आपकी आंखें उनको क्लियर कट देख पाएगी क्या? नहीं देख पाएगी। यदि आंख आपकी क्लियर कट नहीं देख पाएगी तो बच्चों एक एरर आ जाएगी, वहाँ पर एक ह्यूमन एरर मैंने बताई थी, सिस्टमेटिक एरर के अंदर बताई थी बच्चों। वो सिस्टमेटिक एरर में क्या बताया था? यहाँ पर देखने में गलती कर सकते हो। एक्चुअली में कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है आप उसको क्लियर कट नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आपकी आंखें उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही। अच्छा, ये 4th डिवीज़न है कि 5th डिवीज़न है, 4th है कि 5th है, आप हो जाओगे कन्फ्यूज। और कन्फ्यूज हो गए तो रीडिंग गलत आ जाएगी। मतलब थ्योरेटिकली यस, आंसर इज यस। यदि आप सर्कुलर स्केल डिवीजन बढ़ाते हो तो एक्यूरेसी ऑफ स्क्रू गेज विल इंक्रीज डेफिनेटली। बट यदि आप सर्कुलर स्केल डिवीजन बढ़ाते हो तो कई टाइप्स की एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें से एक ह्यूमन एरर जो कि आई के देखने की वजह से आएगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये एरर सिस्टमेटिक एरर होगी या रैंडम एरर होगी? बताओ।
सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर में ये डिफरेंस होता है। रैंडम एरर वो होती है जो रैंडमली आती हैं, आपको पता ही नहीं कि आ कहाँ से गई, रैंडमली आती हैं। लेकिन इस केस में तो सिस्टमेटिक एरर कहलाएगी ना ये। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार इनकी डिवीजन के बीच की डिस्टेंस बहुत कम कर दी है, पता है ना। यदि डिस्टेंस कम कर दोगे तो चांसेज हैं कि एरर आएगी, एरर आएगी। इसके चांसेस मतलब आपको पहले से पता है ये बात, रैंडमली नहीं आ रही एरर, सिस्टमेटिकली आ रही। आपने उनके डिवीज़न कम कर दिए तो आपको पता चल गया कि इसमें एरर आएगी मतलब सिस्टमेटिक एरर के अंदर आएगी वो एरर, ठीक है। और सिस्टमेटिक एरर मतलब आपको पहले से पता है कि एरर आएगी, तो आप पहले से जब आपको पता है कि इस वजह से एरर आ सकती है तो वो काम करो ही क्यों। इसीलिए बहुत ज़्यादा सर्कुलर स्केल डिवीज़न नहीं किए जा सकते, नहीं किए जाते, ठीक है, नहीं तो एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर भी हो गई, क्लियर हो गई मतलब आपके दिमाग से साफ़ हो गई, समझ गए। क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। क्लियर मतलब सर मेरे दिमाग से ये साफ़ हो चुकी, क्लियर मतलब साफ़ ही होता है ना। हाँ, साफ़ हो गई, मैं समझ गया। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है बेसिकली ये 2.8 का सी पार्ट। द मीन डायमीटर ऑफ थिन ब्रास रॉड इज टू बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर से एक डायमीटर मेज़र किया गया ब्रास रॉड का। Y is set to 100 measurements of diameter expect to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements only। ये क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन सिंपल है, आपको किसी रॉड का डायमीटर मेज़र करना है, तो इसने पूछा आपसे कि वर्नियर कैलिपर से आप एक बार 5 रीडिंग लो और एक बार 100 रीडिंग लो, तो इन दोनों में से किस केस में ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग आएगी। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ पहले ही कि इस केस में जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी कि आपकी रीडिंग ज़्यादा सही है, ज़्यादा एक्यूरेट है, समझ रहे हो। तो इस केस में मतलब 100 ऑब्जर्वेशन के केस में ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग आएगी। सिंपल क्वेश्चन था यार ये तो। कैसा क्वेश्चन था? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस ऑक्यूपाइज an area of 1.75 centimeter square on a 35 mm slide। ओके, 35 mm स्लाइड है ये, 35 mm की स्लाइड है। 35 इधर है, 35 इधर है और 35 ये चारों है, 35 और 35। स्लाइड बोल दिया और 35 बोल दिया mm की, तो मतलब वो स्क्वायर ही होगा बच्चों। यदि सिर्फ एक ही डायमेंशन दे रखी है किसी ऐसी शेप की जिसमें 4 साइड हैं और इसकी एक ही डायमेंशन दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ, चारों साइड सेम होंगी, नहीं तो वो अलग अलग डायमेंशन देता सबकी, समझ गए आप। तो ये एक स्लाइड है। फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर। तो ये कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है? 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। अब ये स्लाइड है, प्रोजेक्टर देखा है आपने? प्रोजेक्टर देखा है? इसमें से लाइट निकलती है ऐसे और ये स्क्रीन पे दिखा देती है। छोटी सी लाइट निकलती है लेकिन वो बड़ा करके स्क्रीन पे दिखाती है, छोटी सी लाइट निकलती है लेकिन बड़ा करके स्क्रीन पे दिखाती है। तो आप ये बताओ, एक एरिया है इस स्लाइड पे, वो कितना है? 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये स्लाइड आपने प्रोजेक्टर में लगा दी, वो प्रोजेक्ट करके कितना दिखा रही है? बड़ा करके दिखाएगी, ऑब्वियसली मैग्नीफाइड करके दिखाएगी वैल्यू को। तो इसने क्या किया कि जब प्रोजेक्टर पे दिखाया मैग्नीफाइड करके तो वैल्यू दिखाई 1.55 मीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये वैल्यू तो इससे छोटी लग रही है, लेकिन आप तो बोल रहे हो कि मैग्नीफाइड करके दिखाएगी। बच्चों दिल के सच्चे जरूर, लेकिन आप दिमाग के कच्चे मत बन जाना यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर है यहाँ पर ये, और ये मीटर है, मतलब ये वैल्यू इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 1.55 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर है, समझ गए ना। तो इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है पता चल गया ना आपको। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट से सब इधर से उधर, दुनिया यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, यूनिट याद रखना। तो ये 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 1.55 इंटू 10⁴, मतलब मैग्नीफाई करके जो प्रोजेक्टर ने दिखाया वो इतनी, अरे ये फेंक दिया मैंने, यही फेंक दिया। तो ये 1.55 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू दिखा देगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब आपसे पूछा क्या है इसने बच्चों, व्हाट इज़ द लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट। बेसिकली इसने आपको मैग्नीफिकेशन पूछा है। लीनियर और एरियल की बात बाद में करेंगे, पहले मैग्नीफिकेशन की वैल्यू बताओ। तो मैग्नीफिकेशन मैंने अभी आपको बताया था बच्चों, ध्यान से सुनिएगा।
मैग्नीफिकेशन जो होता है वो होता है मैग्नीफाइड वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू। मैग्नीफिकेशन पूछा है और मैग्नीफाइड वैल्यू कितनी है, ये रही। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। ये बात समझ में आई। मैग्नीफाइड वैल्यू 1.55 इंटू 10⁴ और एक्चुअल वैल्यू 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ओनली। इसमें कोई 10⁻⁴ नहीं है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये से ये क्या, ये वैल्यू आप निकाल लेना कितनी आ रही, 1.15 इंटू 10। ये ही आपका आंसर है। कौन सा स्वर है, आंसर है। मैग्नीफिकेशन इतना आ रहा है बच्चों, 1.55 ये आंसर आ गया। लेकिन अब अपन इस क्वेश्चन को वापस पढ़ेंगे, वापस पढ़ना पड़ेगा। इसने क्या बोला, एक साथ ने एक टर्म बोली है लीनियर मैग्नीफिकेशन। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किसकी यूनिट है ये यूनिट किसकी है बच्चों, ये यूनिट तो मुझे एरिया की लग रही। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये किसकी यूनिट है, एरिया की, लेंथ की यूनिट तो नहीं है। लेकिन इसने पूछा है लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मतलब लेंथ की टर्म में मैग्नीफिकेशन। बच्चों यदि मैं सिर्फ डायमेंशंस की बात करूं तो एरिया क्या होता है, यहाँ पर एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर है, अपना एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया बच्चों जो होता है वो लेंथ का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ जो आएगी अंडरवुड ऑफ एरिया आ जाएगी। यही कमाल हो गया, इसने लीनियर मैग्नीफिकेशन पूछा है, मतलब ये लेंथ की टर्म में लीनियर मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू अंडरवुड ऑफ एरियल मैग्नीफिकेशन। और बच्चों एरियल मैग्नीफिकेशन अपना ये रहा। तो बच्चों यहाँ से लीनियर मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा, अंडरवुड ऑफ एरियल मैग्नीफिकेशन। बस इतना कर दो, काम तमाम हो जाएगा इस क्वेश्चन का काम तमाम हो जाएगा। और हो भी चुका है, देखो यही इसका आंसर है। इसने लीनियर मैग्नीफिकेशन पूछा था। बच्चों भोले भोले बच्चों, बात समझ में आती है या दिल के हो गए बच्चों बात समझ में आती है या दिल के हो गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है आपकी कंप्यूटर किताब पर। कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है अपने पास है, बुक निकाल लो। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नीट जेई मेन जेई एडवांस कहीं भी चले जाओ, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। एक एरर एनालिसिस और एक एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं और आते भी हैं। फर्स्ट है, आपसे पूछा है 0.007 मीटर स्क्वायर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बताओ बच्चों इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 ओनली 1। वाई, क्योंकि ये पॉइंट के बाद आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट तभी होते हैं जब वो ट्रेलिंग का मतलब एंडिंग जीरो। यदि मैं यहाँ पे 7 के बाद में एक जीरो लगा देता तब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते। यदि मैं 2 जीरो लगा देता तब इसमें 3 सिग्निफिकेंट हो जाते। नॉन जीरो तो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं बच्चों। नॉन जीरो मतलब यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो 7 तो सिग्निफिकेंट है। तो मतलब यदि जीरो नहीं है यहाँ पे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ इसमें 1। क्योंकि ये पॉइंट के बाद आने वाले इनिशियल जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, यदि ये एंड में आते तो ही सिग्निफिकेंट होते। फर्स्ट थिंग ये, यदि मैं 7 के बाद जीरो लगा देता तो ऑब्वियसली ये दोनों सिग्निफिकेंट होते और एक 7 सिग्निफिकेंट, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाते। बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.64 इंटू 10⁻24 kg। ये मास दे रखा है आपको, मास, हुक्म का अक्का मास। बात समझ, ये 10⁻⁴ कुछ भी होती है वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होती। मतलब ये 10⁻24 वाली टर्म तो देखनी भी नहीं है आपको, इसमें तो सिग्निफिकेंट टर्म की बात ही नहीं होगी, बात होगी सिर्फ इसमें। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट, 3 सीधे दिख रहे हैं, 1 2 3 सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। थर्ड 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये किस चीज़ की वैल्यू दे रखी होगी आप ये बताओ मुझे।
ये किस चीज़ की वैल्यू होगी बच्चों? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट किसकी है ये बच्चों? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है? डेंसिटी की। कौन सी सिटी? डेंसिटी। सर ये सिटी कहाँ पे पड़ती है? कहीं नहीं, ये जयपुर से थोड़ा सा इधर चलो 30 किलोमीटर, फिर उधर से 20 किलोमीटर आ जाएगी डेंसिटी। कौन सी सिटी आ जाएगी? डेंसिटी। समझ गए? डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट होती है, वॉल्यूम होती है डेंसिटी, उसकी यूनिट है ये। तो ये डेंसिटी की वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने को तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालनी। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों मुझे तो 4 दिख रहे हैं, 4। क्यों? नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट होंगे, और यहाँ पर एक ज़ीरो दे रखा है एंड में, और पॉइंट के बाद एंडिंग ज़ीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अच्छा, पॉइंट के बाद जो लास्ट में ज़ीरो आता है वो सिग्निफिकेंट क्यों होता है? बताओ क्यों होता है? इसलिए होता है बच्चों, यदि मैं 0.72 वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, 0.72 लिखना चाह रहा हूँ, तो बच्चों मैं सीधा 0.72 लिखूँगा ना, बस 0.72। लेकिन यदि मैंने 0.72 के बाद में ज़ीरो लगाया है, मतलब कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस है उसका, तभी मैंने ज़ीरो लगाया ना। नहीं तो मुझे ज़ीरो लगाने की यहाँ पर ज़रूरत क्या है? वैल्यू तो 0.72 ही है, तो 0.72 लिख दूँ ना मैं डायरेक्ट। लेकिन मैं एंड में ज़ीरो लगा रहा हूँ, मतलब एंड में ज़ीरो लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा, तभी मैं लगा रहा हूँ। इसीलिए पॉइंट के बाद आने वाले एंडिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि वो कुछ सोच के, कुछ समझ के ही लगाए जाते हैं, ऐसे ही नहीं लगाए जाते, ऐसे ही नहीं लगाए जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर डी, 6.320 जूल। जूल बच्चों किसकी यूनिट है? जूल जूल जूल, कितने जूल? वर्क, एनर्जी, ये सब मेज़र किए जाते हैं जूल में। फिलहाल अपन इस जूल किसकी यूनिट है इसमें बात करने नहीं आए, इस क्वेश्चन के अंदर बात करने आए हैं अपन कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। देख के बता दो फटाफट। 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। कितने? 4। 4 क्यों है? क्योंकि नॉन ज़ीरो तो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट, और पॉइंट के बाद में एंडिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट होता है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गई इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट लग रही है आपको? किसकी यूनिट लग रही है? तो बच्चों एक क्वांटिटी नहीं, ये 2-3 क्वांटिटी की यूनिट हो सकती है। एक तो प्रेशर की हो सकती है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की न्यूटन और इसकी मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस, स्ट्रेस भी होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस अपॉन, ठीक है, ये बात समझ, फोर्स अपॉन, तो इसकी भी यूनिट हो सकती है। तो बात समझ गए, ये 2-3 चीज़ों की यूनिट हो सकती है, लेकिन अपन यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं अभी। फिलहाल बात कर रहे हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। ये सिग्निफिकेंट सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, ये सिग्निफिकेंट, ये भी तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो दिख रहे हैं। क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है? यस, इट इज सिग्निफिकेंट। वाई? बिकॉज इफ कोई भी ज़ीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आता है तो वो भी अपने आप सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो मतलब ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है ना ज़ीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। क्या है? ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.0006032 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब ये कुछ एरिया वगैरह की बात कर रहा है। मीटर स्क्वायर यूनिट देख के बता सकते हो ना, ये क्या हो सकता है? ये एरिया हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये एरिया होगा। और ये इसमें बताना है सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो बच्चों पॉइंट के बाद आने वाले ये 0 सिग्निफिकेंट, ये वाले 3 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये एंडिंग ज़ीरो नहीं है बच्चों। पॉइंट के बाद आने वाले, यदि मैं 2 के बाद में 0 लगा देता, मतलब एंडिंग ज़ीरो वो होता, तब सिग्निफिकेंट होता। लेकिन यहाँ पर एंडिंग ज़ीरो नहीं, ये तो पहले आ रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1 2 3 सिग्निफिकेंट प्लस 0 भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आने वाला भी 0 भी सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों ये इस क्वेश्चन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है कि यदि आप 2 अच्छे स्टूडेंट के बीच में बैठते हो, 2 सिग्निफिकेंट है, 2 अच्छे क्लास के टॉपर्स के बीच में यदि आप बैठते हो, तो आप 0 भी हो तो आप भी सिग्निफिकेंट हो जाओगे। यदि आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, आप दोनों
फ्रेंड्स आपके इधर उधर बैठे हुए हैं और दोनों ही काफ़ी इंटेलिजेंट है, पढ़ाई पे ध्यान रखते हैं, सिंसियर हैं। आप भले ही जीरो हो तो आप भी क्या हो जाओगे, सिग्निफिकेंट। इस क्वेश्चन से यही देखने को मिल रहा है अपने को। ये दोनों सिग्निफिकेंट थे तो बीच का जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया, बीच का जीरो भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। इस बात को ध्यान रखना। और यदि आप क्या करते 0.320 मतलब अपने दोस्तों को छोड़ देते, अपने इंटेलिजेंट दोस्तों को छोड़ के पीछे बैठने लग जाते हैं, पीछे अलग हो जाते हैं उनसे अलग थलग, तो आप सिग्निफिकेंट नहीं रहोगे सिग्निफिकेंट। याद रखना, सिग्निफिकेंट लोगों के बीच में बैठना है आपको, इंटेलिजेंट लोगों के साथ में रहना है, ठीक है। आप भी सिग्निफिकेंट हो जाओगे, भले ही जीरो होते हुए भी सिग्निफिकेंट हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इससे पहले मैं देख लेता हूँ कि कितने मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं। ओके, सो आई हैव रिकॉर्डेड 45 मिनट्स वीडियो। तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करा सकता हूँ क्योंकि मैंने 45 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर गिवन, गिव द एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, इसने आपको लेंथ, विड्थ और थिकनेस दे रखी है एक रेक्टेंगुलर शीट की। तो पहले तो ये बताओ ये शीट 2D है या 3D है। तो मैं आपको बता दूं आपके ज्ञान के लिए ये शीट 3D है, क्योंकि इसने लेंथ और विड्थ के साथ साथ थिकनेस भी दी है। क्या दी है? थिकनेस। यदि किसी चीज़ की थिकनेस भी दे रखी है मतलब वो 3 डायमेंशनल है, वो इस तरह से है कुछ। ये दिख रही है आपको सीट, ये ही है वो। इसकी लेंथ दे रखी है, इसकी विड्थ दे रखी है और इसकी थिकनेस भी दे रखी है। हालांकि इसकी थिकनेस काफ़ी कम है। क्यों कम है सर? मुझे तो कम नहीं दिख रही, मुझे तो ये 4.23, ये विड्थ हो गई 1.005 और थिकनेस भी 2.01 है, मतलब ये तो विड्थ से भी ज़्यादा है बच्चों। लेकिन इसकी यूनिट देखो, क्या देखो यूनिट, वो दे रखी है सेंटीमीटर में और लेंथ और विड्थ दे रखी है आपको मीटर में। मतलब थिकनेस काफ़ी कम है, लेकिन भले ही कम है तो वो सिग्निफिकेंट होगी, 100% होगी। और आपसे पूछ लिया गिव द एरिया एंड वॉल्यूम। अब एरिया पूछ लिया आपसे, एरिया पूछ लिया तो एरिया का मतलब क्या हुआ किसी सीट के लिए, बताओ। देखो इस सीट में बहुत सारे एरिया हैं, हो सकता है ये वाला एरिया पूछा हो, इधर वाला हो सकता है, ये नीचे वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला। कौन सा एरिया पूछा इसने आखिरकार? बच्चों दिल के सच्चों, यदि 3D ऑब्जेक्ट में सीट दे रखी है और उसका एरिया पूछा मतलब सरफेस एरिया पूछा उसने, सारी सरफेस का एरिया पूछ लिया उसने। मतलब इस सरफेस, इसमें सरफेस कितनी है पहले ये बताओ? 6 सरफेस है इसमें। कौन सी वाली? एक ये, एक अरे 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 एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4 और एक ये 5 और एक ये 6 सरफेस है बच्चों, इसमें 6 सरफेस है ना। अब ये बताओ इस वाली सरफेस का एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू विड्थ। इस वाली सरफेस का, ऊपर वाली सरफेस का लेंथ इंटू विड्थ। इसके जस्ट अपोजिट वाली सरफेस का सेम यही, लेंथ इंटू विड्थ। तो 2 लेंथ इंटू विड्थ प्लस इस वाली सरफेस का एरिया बताओ। ये विड्थ हो गई, लेंथ तो ये थी ना बच्चों, ये लेंथ थी और ये विड्थ थी, तो ये विड्थ मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, यही एरिया होगा ना इसका। विड्थ इंटू थिकनेस प्लस विड्थ इंटू थिकनेस। ये ऐसी सरफेस भी कितनी है? 2, एक ये रही और एक ये रही, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगी प्लस। अब ये सरफेस बची, इसका एरिया लेंथ इंटू थिकनेस, ये लेंथ इंटू थिकनेस। और ये भी सरफेस कितनी है? 2, एक इधर और एक इधर, तो 2 इंटू लेंथ इंटू थिकनेस। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है बच्चों, होता है 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये इसका सरफेस एरिया होगा। सारी सरफेस का 2 बाहर आ गया क्योंकि 2 सरफेस है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आपको जो वैल्यू दे रखी है वो 2 वैल्यू तो मीटर में दे रखी है, एक से वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है। तो एक वैल्यू है 4.234 मीटर, दूसरी वैल्यू है 1.005 मीटर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। इसमें भी कितने हैं? 4। और एक वैल्यू दे रखी है सेंटीमीटर में, वो है 2.01 सेंटीमीटर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसमें है 3, इसमें 3 है ना, 1 2 3। ये 0 भी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आने वाला 0 भी सिग्निफिकेंट हो जाता है।
तो अब मैं क्या करता हूँ, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना चाहता हूँ। चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन इसको अभी फ़िलहाल मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना चाहता हूँ। तो इसको यदि मैं मीटर में चेंज करूँगा तो 100 का डिवीज़न करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, तो मीटर में चेंज करूँगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी करनी पड़ेगी मुझे मीटर में चेंज करने का। तो मीटर में चेंज करने के लिए इसमें 100 का डिवीज़न करना पड़ेगा। 100 का डिवीज़न करने का मतलब ये वैल्यू आएगी। बात समझ गए आप? 100 का डिवीज़न करते ही 2.01 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब एक बार याद रखो, यूनिट कन्वर्जन जब करते हो, यूनिट कन्वर्जन ही तो किया है सिर्फ आपने, सेंटीमीटर को मीटर में बदला है, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। यदि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो यहाँ पर भी 3 होने चाहिए। क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा है, यहाँ पर भी 3 ही है, यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कैसे? ये देखो 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये वाला 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये पॉइंट के बाद भले ही आ रहा है, लेकिन ये ट्रेलिंग एंडिंग 0 नहीं है, एंडिंग 0 नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहे। इस क्वेश्चन से बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही है। मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ऐसा मैं डायरेक्ट भी करा सकता हूँ इसको कि ये यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, ऐसे करके, नहीं ऐसे नहीं कराएंगे अपन। तो यहाँ पे आंसर निकालना है 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है 34 इंटू विड्थ कितनी है 1.005 प्लस विड्थ इंटू हाइट 1.005 इंटू 0.0201 प्लस हाइट इंटू लेंथ 0.0201 इंटू लेंथ 4.234। ये इसका आंसर आएगा। और इसका आंसर कितने आएगा, ये मीटर स्क्वायर में। क्यों आएगा मीटर स्क्वायर में? क्योंकि एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इन्हीं में आना चाहिए, और अपन ने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, मतलब सारी डायमेंशन मीटर में, तो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में। अब मुझे ये बताओ, जो फाइनल आंसर होगा, जो फाइनल आंसर होगा बच्चों, कौन सा स्वर होगा, आंसर होगा, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए, कितने होने चाहिए? यदि मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ का, तो जो फाइनल आंसर होता है उसमें उतने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं जितने उन मल्टीप्लाई करने वाली टर्म में से मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला होता है। जैसे 2.1, 2.42 एंड 2.321, इनको मल्टीप्लाई करना है तीनों को। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 5। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जितने इन तीनों में से मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मिनिमम कितने हैं 2, तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर से ज़्यादा नहीं होंगे, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए आंसर। समझ गया? यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और सबसे कम सिग्निफिकेंट इनमें से किसमें, 1.005 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4, क्योंकि ये दोनों जीरो भी 2 सिग्निफिकेंट के फिगर के बीच में आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो इसमें 4 है। इसमें कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट, इसमें कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फाइनल आंसर में भी कितने फिगर होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगे। तो जो भी आंसर निकालोगे उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है आपको। ठीक है, बात समझ गए? बात समझ गए ना आप? जैसे मैं मान लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए इसका आंसर मैं मान लेता हूँ कि 8.21571 ये आ रहा है, मैं मान लेता हूँ। तो आपको इसको सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, मतलब 821। तो बाकी आगे वाली चीज़ों को हटाना पड़ेगा। आगे वाली चीज़ों को हटा ऐसे नहीं सकते, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 8.21 को आप क्या लिखोगे, 8.21 को आप 8.22 लिखोगे, 8.21 ही रहने दोगे? बताओ, ये डिपेंड करता है अब इस पर। आगे आने वाली वैल्यू 5 हो गई, तो 5 के लिए रूल क्या था, 5 के लिए ये रूल था, यदि यहाँ पर 5 के बाद में 0 आ जाता, चलो ये 0 होता, तो कोई रूल नहीं है, डायरेक्ट 8.21 लिखोगे, बस 8.21 लिख दोगे बस। यदि 0 होता तो, यदि नॉन ज़ीरो हो गया, अभी नॉन ज़ीरो हो गया, नॉन ज़ीरो हो गया तो 5 वाला रूल लगेगा। 5 वाला रूल क्या कहता है, यदि 5 से पहले ऑड है तो उसे ब्रॉड करो। ये ऑड है ना 1, 5 से पहले ऑड है तो ब्रॉड करो। यदि इवन होता तो जाने देते, इवन है तो जाने दो, ऑड है तो ब्रॉड करो। तो यहाँ पर इवन नहीं है, ऑड है, तो अपने 1 बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया। यदि इवन होता तो इसको वैसा का वैसा छोड़ देते। बात समझ गए आप? यहाँ पर मैं बता रहा हूँ हाइपोथेटिकली यदि ये आंसर आता है तो, क्योंकि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना पड़ेगा।
समझ गए। यदि ये आंसर आ जाता 8.214 तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 3 सिग्निफिकेंट तक करना है। और नेक्स्ट वाला 4 है, 4 को तो डायरेक्ट, यदि 5 से छोटी वैल्यू है तो उसको डायरेक्ट हटा दो, 2.81 आंसर हो जाएगा। यदि 2.1271 ये आंसर आता तो ये यहाँ पर कितना ये वैल्यू 7 है, यदि 7 है तो उससे पहले वाली को डायरेक्ट 1 बढ़ा दो, बस आंसर ख़त्म, आंसर खत्म, 1 बढ़ा। तो ये मैंने 5 वैल्यू इसीलिए लिया हाइपोथेटिकली, ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता पाऊँ। अब समझ गए आप, समझ गए ना आप। जो भी आंसर आएगा उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है, लेकिन 3 के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखोगे कैसे, राउंड ऑफ करने के बाद, अपने मन से नहीं, बस 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखे, राउंड ऑफ करना है प्रॉपरली आपको। दूसरा इसमें पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम तो बच्चों लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यही होगा डायरेक्ट। तो 4.234 इंटू 1.005 इंटू 0.021, बस इसका जो भी आंसर आए उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जिसमें भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं आंसर में भी उतने ही होने चाहिए। तो इनमें तीनों में से मिनिमम इसमें ही है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो बस आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। बात समझ गए, बात खत्म। हाँ 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 हाँ। एक चीज़ और आपके दिमाग में डाउट आ सकता है, सर यहाँ पर तो प्लस हो रहा है ना, प्लस हो रहा है ना यहाँ पर, तो प्लस के लिए रूल क्या होता है, प्लस के लिए रूल ये होता है बच्चों, प्लस के लिए रूल ये होता है कि आप पॉइंट के बाद आंसर में उतनी वैल्यू लिखोगे जितनी इन तीनों में से मिनिमम में हो, जैसे कि 2.012 प्लस 2.01 प्लस 2.11 प्लस 2.1, इन चारों को ऐड करना है मुझे। तो जो आंसर होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखने आपको, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखोगे, आंसर में पॉइंट के बाद उतनी वैल्यू आएंगी जितनी इसमें पॉइंट के बाद, इन सब में से पॉइंट के बाद इसमें जो मिनिमम वैल्यू होंगी उतनी। इसमें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 3, इसमें पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, इसमें पॉइंट के बाद 2 है, इसमें पॉइंट के बाद 1 है। तो इस आंसर में भी पॉइंट के बाद सिर्फ 1 वैल्यू आएगी, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक आपको लिखना है सिर्फ। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी 2 4 6 8, तो मान लेता हूँ ये 8.121 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, तो आपको सिर्फ 8.1, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक, क्योंकि एडिशन और एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का रूल अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल अलग होता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखने होते हैं, जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हो वहाँ तक लिखना होता है आंसर, लेकिन इसमें क्या करना होता है आपको मैंने बता दिया, तो आप समझ गए। लेकिन फिर मैंने आपको ये डायरेक्ट कैसे बता दिया, इन तीनों में से आप मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला लिख देना, इसलिए बता दिया बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप, कर दिया आपने, इसका आंसर आप कितनी डेट तक लिखोगे, इसमें तो रूल कौन सा लगेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला। और मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हो वहाँ तक लिख देना। इन दोनों में कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4, इसमें भी 4, तो इसमें 4 आ जाएंगे, इसमें आएंगे 3, क्योंकि इसमें तो 4 हैं लेकिन इसमें 3 है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, ठीक है। इसमें भी सेम ऐसा ही होगा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे बच्चों। 3 सिग्निफिकेंट फिगर आने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही है, उसके बाद में 2 प्लेस तक वैल्यू है, 3 सिग्निफिकेंट तभी तो होंगे, एक तो ये वैल्यू हो जाएगी और पॉइंट के बाद 2 वैल्यू हो रही होंगी, इसीलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक डायरेक्ट राउंड ऑफ करोगे। बात समझ गए। आप ये वाला रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आप ऐसे हर स्टेप में नहीं देखोगे कि इसमें कौन सा रूल लगाना है, इसमें कौन सा रूल नहीं लगाना, आप डायरेक्ट आंसर में देखोगे और जो रूल आपको पहले से पता है वो डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे। जैसे मुझे पता था ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर, तो फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने इनमें से मिनिमम में है, तो मिनिमम 3 थे, तो फाइनल आंसर में डायरेक्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिख दो, आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बड़ी बातें आपको समझ आई? क्या बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया कि आपको, क्या बहुत ज़्यादा मैं बता चुका हूँ कि आपको कुछ ज़्यादा ही बता दिया कि मैंने आपको? कोई बात नहीं, मेरा काम नहीं बताना, क्या है। चलो एक क्वेश्चन वो रह गया था पिछली बार जो जी वाला क्वेश्चन था, जी की वैल्यू दे रखी है आपको 6.67 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
मिलेगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अपॉन ग्रामर। लेकिन ये दोनों यूनिट तो मुझे लग नहीं रहा सेम है, अभी बनाते हैं सेम इसको।
सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर। अभी इसको सेम बना देते हैं बच्चों। कैसे बना देते हैं सेम? देखो, न्यूटन मतलब फोर्स की यूनिट और फोर्स इक्वल्स टू एम ए, और ये न्यूटन फोर्स की यूनिट एम ए, एम मतलब केजी, ए मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह ये लिख सकते हो केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, तो लिख दो न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू नहीं, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी मीटर क्यूब सेकंड की पावर -2 है, मतलब ये सेकंड स्क्वायर है। मीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर अपॉन केजी। क्या आप ये दोनों यूनिट देखो, इसमें मीटर की पावर 3, इसमें सेंटीमीटर की पावर 3, इसमें सेकंड की पावर 2, इसमें भी सेकंड की पावर 2, यहाँ पर केजी, यहाँ पर ग्राम। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपको सिर्फ करना है N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, U1 मीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर केजी इक्वल्स टू, ये वैल्यू N2 की निकालनी है आपको, ये सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू केजी, गिराम सेकंड स्क्वायर गया कहाँ गया बस गया। ये मत पूछो कहाँ गया, वो चला ही गया तो उसके बारे में क्या पूछना, जो चला गया उसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये वैल्यू आएगी। अब मीटर क्यूब 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय गिराम अपॉन 1000 गिराम से गिराम, ये से ये सब चलेगा इस दुनिया से, कोई बचा ही नहीं। 10⁻6 और ये 10⁻3, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻8। ये इसका आंसर था। ये मैंने आपको पिछली बार भी कराया था, लेकिन मैंने क्या किया था, यहाँ पर ये क्यूब थी, क्यूब लिखते लिखते मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आ गया, मैंने इसको क्यूब से स्क्वायर में चेंज कर दिया। ये चमत्कार हो गया था उस दिन, चमत्कार। अरे अचानक मैं यहाँ पे लिख रहा था क्यूब नीचे आ गया था स्क्वायर, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया वापस। ठीक है, आप समझ गए। बाकी इसमें कोई गलती नहीं थी, एकदम सही बताया था मैंने, सिर्फ ये चीज़ें वहाँ पर रह गई थी, तो ये आप यहाँ से कर लेना। थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।